नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम बात करेंगे हिंदी की। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, क्या हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी वैसे तो बहुत पढ़ी है, परंतु अपन कुछ नए सोर्स से जो छोटी छोटी लाइनों में लोग छोटी छोटी लाइनों में लिखवा देते हैं। कुछ मेरे बंधु हैं, कुछ गुरुजन हैं, वो छोटी सी लाइनों में उनको समेट देते हैं और बच्चे उसी में से कंफ्यूज होते रहते हैं। बार बार वो प्रश्न पेपरों में रिपीट होते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम स्टार्ट, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लास चलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी पहले तो खुद ही देख लो, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है। तो ध्यान रखेंगे सभी, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। पहला प्रश्न ही आपका यहाँ से हुआ कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताना है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए फारसी किस प्रकार, तो देखिए हिंदी शब्द बना किससे। हिंदी शब्द की बात करें तो सिंध, ठीक है, नदी जो बहती थी उस सिंध नदी के आसपास जो क्षेत्र था वहाँ फारसी भाषा में से को क्या बोलते हैं बेटा? से को है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? से को है बोलते हैं। तो इसी कारण से सिंध से एक शब्द बना जिसका नाम हुआ हिंद। ठीक है, और सिंध में रहने वाला कौन कहलाया? सिंधु। ठीक है, और वैसे क्या कहलाया? हिंदू। ठीक है, छोटी मात्रा आई थी हिंदू में पहले शुरू में, बाद में बड़ी हो गई थी। और फिर सिंधवी, फिर हिंदवी, और हिंदी हिंदवी से होती होती क्या बन गई? हिंदी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये बात, पहला प्रश्न आपका यहाँ से आएगा। अब हम इसके बाद की बात करेंगे कि किस प्रकार से ये अपने विस्तृत रूप में आया, किस प्रकार, कहाँ से क्या बना, सब कुछ, सब चीज़ें इसी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें भाषा की। हिंदी क्या एक भाषा है। ठीक है, अब ये भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, इस संदर्भ में बात करेंगे। तो भाषा शब्द जो है या भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई, तो अपन बात करें भाषा शब्द की। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत, कहाँ से हम बात कर रहे हैं? संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत के किस धातु से बना है, तो ध्यान रखना बेटा ये भास धातु से बना है। ठीक है, अब भास धातु मुख्य, जिसे हम धातु क्रिया का जो मुख्य रूप होता है वो कहता है भास होता है। तो भास धातु के अंदर टाप प्रत्यय जुड़ा। क्या जुड़ा? टाप। अब टाप का अर्थ हो जाता है आ, इसे आ प्रत्यय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? टाप। अर्थार्थ कहने का अर्थ हो गया भास या टाप, दोनों शब्दों से मिलकर भाषा शब्द बना है। इस भाषा शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो ध्यान रखेंगे अपन यहां लिख लेंगे, भाषा शब्द का अर्थ है कहना या प्रकट करना। भाषा शब्द का अर्थ क्या हुआ? कहना, बोलना, उच्चारित करना, कुछ भी कह सकते हो आप। तो मुख्य चीज जो बात है अपनी यहां से ये कह सकते हैं कि कहना कह सकते हैं, इसे उच्चारण करना कह सकते हैं, बोलना कह सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त करना कह सकते हैं, उच्चारण करना। तो भाषा शब्द का अर्थ ये हो गया। ठीक है, तो भास धातु से बना है जिसमें टाप प्रत्यय लगा है। टाप प्रत्यय का अर्थ आ होता है, तो भाषा शब्द बन गया। और भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कहना या उच्चारण करना। यहां से अपना प्रश्न स्टार्ट होती है व्याकरण। ठीक है, अब अपन बात करें कि गुरुजी भाषा क्या है, भाषा की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, भाषा किसे कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाषा किसे कह सकते हैं? भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी आपके मन में कोई विचार चल रहा है, आपके मन में कोई भाव है, आप उसे किस प्रकार प्रकट करते हैं, और वो प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा है। तो आप यहां लिख सकते हैं अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना, अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं। ठीक है, प्रकट करना। ओके, तो ये बात होगी भाषा की डेफिनेशन की कि भाषा किसे कहते हैं। आपके मन में कोई विचार आए कि मुझे ये बात उससे कहनी है। अब भाषा की बात करें
तो एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि भाषा, चलो आपके मन में विचार है, आपने बोल दिया, परंतु बोलते तो पक्षी भी हैं, बोलते तो पशु भी हैं, क्या वो बोलते हैं वो भाषा है? नहीं, वो भाषा नहीं मानी जाएगी। अपन व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो यहां आप लिख सकते हो, यहां हम लिखेंगे कि मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा वाणी से उच्चारित, मानव द्वारा वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों, ध्वनि संकेतों के गठित शब्दावली, मानव द्वारा वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों के गठित शब्दावली या शब्द में सर्जना को ही भाषा कहा जाता है। समझ में आ गया? जो मानव बोलता है वही भाषा है। पशु पक्षियों की ची ची चै चै पशु बोलते हैं, रंबाते हैं, है ना, वो भाषा के अंतर्गत नहीं आती। ये बात किसने कही है? तो आप यहां लिख सकते हैं, इस विद्वान का नाम था महर्षि यास्क। ये उस विद्वान की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये बात आपको भाषा के संदर्भ में मैंने आपको बताई है। अब अगर हम बात करें, हम बात कर लें कि भाषा का आधार क्या होता है गुरुजी, भाषा का या भाषा के आधार कि भाषा किस प्रकार बनती है, इस संदर्भ में बात अपन करेंगे अभी कि भाषा के आधार क्या है। गुरुजी आप तो इसको डीपली लेके जा रहे हो, नहीं, ये प्रश्न आ जाते हैं, भाषा के आधार क्या क्या हो सकते हैं, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो भाषा के दो आधार हो सकते हैं, एक तो मानसिक आधार हो सकता है, मानसिक आधार किस प्रकार समझाऊंगा आपको, मानसिक आधार, और दूसरा होता है आपका भौतिक आधार, भौतिक आधार। या मैं बड़े बड़े शब्दों में कहूं, इसको थोड़ा हार्ड न करके इजी शब्दों में कहूं कि भाषा के दो ही आधार हो सकते हैं। या तो मानसिक आधार का अर्थ हो गया कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, यानी वे चीजें जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, हम सिर्फ आप अपने अंदर सोच रहे हैं, वो विचार हैं, जब तक वो किसी रूप में बाहर आएंगे तभी तो वो क्या कहलाएंगे, मानसिक आधार कहलाएगा भाषा का। आपके माइंड में विचारेगा, आप बोलोगे या लिखोगे तो ही तो भाषा बाहर निकलेगी। उसी तरह भौतिक आधार की बात करें, भौतिक आधार जब आपके माइंड में जो बात थी वो बाहर आई और आपने उसे लिपिबद्ध कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक आधार। तो ये भाषा के क्या है, दो आधार माने जाते हैं। समझ में आ गया? ये अनटच होता है, अप्रत्यक्ष कह सकते हो, ये प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष किस प्रकार हो सकता है, जब हमारे मानसिक, सबसे बड़ी भूमिका मानसिक की रहती है। हमारे मन में जो विचार आएंगे उन्हें प्रकट करेंगे, फिर उन्हें हम लिपिबद्ध कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, भौतिक आधार बन जाएगा, जो सदियों तक क्या रहेगा, शाश्वत रहेगा, उसे हम मिटा नहीं सकते क्योंकि वो लिखा गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना भाषा का। अब उसके बाद की बात करें कि गुरुजी उसके बाद में क्या है, तो अपन भाषा के पक्ष देख लेते हैं। क्या देखेंगे, भाषा के रूप कह सकते हो, पक्ष कह सकते हो। भाषा के रूप कितने हैं, बहुत बढ़िया, भाषा के रूप कितने हैं। अब अपन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी तो कहती है भाषा के दो ही रूप हैं, परंतु हम विद्वानों, जो पुराने विद्वान हैं, संस्कृत के जो महर्षि हैं, उन्होंने जो चीजें बताई हैं हम उनको भी नहीं नकार सकते, क्योंकि मनुष्य का जो प्रारंभिक काल था उस समय मनुष्य लिखना नहीं जानता था, बोलना नहीं जानता था, ये तो आप भी सोच सकते हैं। तो फिर वो किस प्रकार अपने संवेग जो अंदर हुआ करते थे या विचार, उनको कैसे प्रकट करता था। तो सबसे पहले या प्राचीन की बात करें, सबसे पुराना माध्यम तो जो था वो था, पहला एक नंबर होता है सांकेतिक भाषा। मैं बताऊंगा क्या उत्तर करना है आपको, कब क्या करना है। सांकेतिक भाषा, ठीक है, इशारे से बुलाते हैं ना, इशारों से, शुरू में मानव बोलना नहीं जानता था तो वो इशारों से ही बुलाता था, इस तरह इधर आ जा, जा, है ना, इस तरह से। अब तो अपन बोलने लग गए, पहले इशारों से बात होती थी। तो सबसे पुराना अगर बात करें, आप इसमें लिख सकते हो यहाँ पे कि अभिव्यक्ति का सबसे पुराना माध्यम, अभिव्यक्ति का सबसे पुराना माध्यम, सबसे पुराना माध्यम, पुराना रूप कह सकते हो।
कौन सा है? सांकेतिक भाषा। सबसे पहले मनुष्य ने इसी भाषा का प्रयोग किया था, या इसी पक्ष का, यहां पक्ष भी लिख सकते हो, सांकेतिक पक्ष भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे फिर कौन सा आएगा भाई? 2 नंबर पे जब मनुष्य संकेतों से धीरे धीरे क्या हुआ, बोलने लगा तो हम उसे क्या कह सकते हैं? उसे हम मौखिक पक्ष कह सकते हैं, ठीक है, मौखिक पक्ष। ओके, इसमें क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। जब मनुष्य अपने विचारों को क्या करता है, बोल के दूसरे के सामने रखता है, बोल के, तो ये उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ। पहले संकेतों में बात, इशारों में बातें होती थी, उसके बाद में भाषा वो क्या करने लगा, बोलने लगा। तो हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि भाषा का आधार कौन सा पक्ष है? तो ये भाषा का क्या है? आधार है, नींव है। भाषा यहीं से स्टार्ट होती है, बोलना है ना, सुनना और फिर उसको समझना। तो आप देख सकते हैं भाषा का आधार आपको पूछ ले तो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मौखिक जो होता है वो भाषा का आधार होता है। क्योंकि जब किसी से वार्तालाप करते हैं या मैं मन के विचार को कहूंगा तो हमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, अकेला तो मैं बात भी नहीं कर सकता ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे मुख्य जो आधार है वो कौन सा है? आपका मौखिक पक्ष होता है ना, मौखिक भाषा कह सकते हो। तो इसमें आप लिखेंगे, इसके नीचे लिख सकते हो आप, यहां पे भाषा का आरंभिक रूप। भाषा यहीं से स्टार्ट हुई, आरंभिक रूप। जब बोलना आया तो फिर मनुष्य ने धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो अभिव्यक्ति का समीप, एक दूसरे को नजदीक कौन लेके आएगा? आपके विचार जब बोलोगे तो ही मैं आपके नजदीक आऊंगा। तो आप लिख सकते हैं अभिव्यक्ति का, यहां लिख सकते हैं आप, अभिव्यक्ति का समीपस्थ माध्यम, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न यहां से आपके क्लियर हो गए। अब तीसरा जो रूप है वो है आपका कौन सा? लिखित। लिखित पक्ष कह दो या रूप कह दो। जो बात हमने बोली, जो बात हमने सुनी, वो क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। और भाषा के अंदर लिखित की वैल्यू है, लिखित की ही वैल्यू है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का मानकीकरण आधार है। ये मानकीकरण आधार समझ में आया? मानकीकरण आधार का मतलब, यहां देखिए एक एग्जांपल, ये क है तो इसको क ही बोला जाएगा, आप इसे स नहीं बोल सकते। ये एक निश्चित कर दिया गया, मानक निर्धारित कर दिया गया, एक प्रतीक दे दिया गया, वो वैसे ही रहेगा। किसी भी देश में, किसी भी, जैसे हिंदी में क ऐसे लिखा जाता है तो दूसरी भाषा में क और तरह से लिखा जाएगा, परंतु क की ध्वनि क की रहेगी। ये मानकीकृत रूप है, ठीक है। फिर इसकी और क्या विशेषता हो सकती है, ठीक है। तो जितनी बड़ी बात थी, ठीक है, तो जितनी भी बातें थी, मन के विचार थे, उनको क्या कर दिया? यहाँ पे संरक्षित कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाग्मय का संरक्षित रूप। सब चीजें क्या हो गई? एक जगह सुरक्षित हो गई। एक चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर शब्द ही बोला जाएगा, संरक्षित रूप, ठीक है, संरक्षित रूप बोला जाएगा। लिखा मिट गया क्या? ये आधार है, ठीक है। अब तीसरी विशेषता इसकी क्या हो सकती है? तो देखिए, कितने भी आप दूर रहते हो, ठीक है, तो ये दूरस्थ के लिए भी है। आप दूर बैठे अब बात कर रहे हो, मुझसे संपर्क है, आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं बैठा हूं, दूर बैठे हैं, फिर भी भाषा के माध्यम से हम क्या है? जुड़े हुए हैं। और किस माध्यम से? इस लिखित के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना है, दूरस्थ व समीपस्थ। आपके नजदीक बैठे हैं तो भी आप बात करते हो ना, तो ध्यान रखिएगा समीपस्थ, दूरस्थ व समीपस्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ये अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, सबसे मजबूत यही है, ये सदियों तक सुरक्षित रहता है। तो ये भाषा के 3 पक्ष हैं, ठीक है। अब आप गुरुजी हमें ये पूछ ले कि आपको बोले भाषा के कितने पक्ष हैं, तो आपको 2 ही करने, क्योंकि ये जो सबसे पहले था सांकेतिक, ये अब समाप्त हो चुका है। अब ये जो मुख्य है मौखिक,
या लिखित, ये दो ही मानता है। एनसीईआरटी भी दो मानती है। आपको अगर पूछ लिया जाए तो आप इसका दो ही उत्तर करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं हिंदी की, कि हिंदी किस प्रकार बनी है, यहां तक हिंदी किस प्रकार पहुंची। ठीक है, तो हिंदी कितने वर्ष पुरानी हो सकती है। सबसे पहले अपन इसका समय काल देख लेते हैं कि हिंदी का समय काल कितना पुराना है, हिंदी कब से स्टार्ट हुई थी। तो समय काल की बात करें या काल अवधि की बात करें, ठीक है, तो हिंदी का लगभग, जो अगर मैं अंदाजा लगाऊं आपको, तो 3500 वर्ष पुराना है। ये लगभग है, ठीक है ना, 3500 वर्ष पुरानी है हिंदी, वर्ष। ठीक है, कैसे, तो यहां लिख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से, ठीक है, से वर्तमान तक, लगभग 3500 वर्ष वर्तमान तक ये हिंदी का इतिहास है, या हिंदी की बात कर सकते हैं कि इसका काल पीरियड या समय है जो वो कितना है, 1500, यानी 3500 साल के आसपास है। क्यों, 2000 तो वाले हो गए और 1500 साल पहले वाले हो गए, ईसा से पूर्व के हैं। तो ध्यान रखना 3500 वर्ष तक इसका इतिहास रहा। ठीक है, तो इसकी अब बात करें कि किस प्रकार आया, तो ये जो मैं क्रम लिखवाने जा रहा हूं ये आप सभी ध्यान रखेंगे और यहां से ही प्रश्न आपका बनता है। सबसे पहले क्या थी, देखो, सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत, ये काल इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखना है। फिर आई आपकी लौकिक संस्कृत। क्या आई, लौकिक संस्कृत। फिर आपका आया पाली, ये भाषा का विकास काल है। ठीक है, फिर आई आपकी प्राकृतिक। ठीक है, फिर आपका आया अपभ्रंश। फिर आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली, और लास्ट में आपकी आ गई हिंदी। तो ये सीरीज आपको क्रम है वो आपको याद रखना है। पूरा आ रहा है ना बोल्ड में, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। सबसे पुरानी ये जो रूपरेखा माने तो ये आपकी रहेगी। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार कहां से कहां तक क्या सन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें ये जो वैदिक संस्कृत है इसका जो काल रहा वो देखो 15 ईसा पूर्व से लेकर, मैं कैसे लिखूं इसको, ईसा पूर्व 15वीं से लेकर 8वीं सदी तक रहा इसका समय काल। वैदिक संस्कृत का जो समय काल रहा 15वीं ईसा पूर्व से लेकर 8वीं ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा था। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, देखो पुराण हैं वो सारे कौन सी संस्कृत में, जो वेद लिखे। देखो वैदिक संस्कृत में दो शब्द हैं, वेद प्लस इक, तो वेद जिस भाषा में लिखे गए वो वैदिक संस्कृत कहलाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी गई, तो सबसे पहले अपन बात करें पुराण यहीं से लिखे गए थे। फिर अगर बात करें संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, ये सब चीजें क्या हैं, यहाँ लिख सकते हो आप, ब्राह्मण, अरण्य, ये सब चीजें ध्यान रखना, इसके नीचे और आ जाएगा। तो ये सब चीजें वैदिक संस्कृत में लिखी गई हैं। अब बात करें लौकिक संस्कृत का समय काल क्या रहा होगा, तो ध्यान रखो 8वीं शताब्दी होगी तो मतलब कहां से होगा, 799 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 5वीं ईसा पूर्व तक। ठीक है, 5वीं, यानी 5वीं सदी बोल सकते हो, 8वीं सदी बोल रहे हैं तो 5वीं ईसा पूर्व। तो इस समय क्या लिखा गया, लौकिक संस्कृत का अर्थ था, जैसे तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने क्या किया, संस्कृत का परिष्कृत रूप दे दिया। और परिष्कृत रूप दिया तो यहां पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, देखो रामायण इस लौकिक में लिखा गया है। ठीक है, महाभारत, ठीक है, ये सब जो ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से जीके का प्रश्न अब आपके सामने आएगा। अब देखो पाली, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पाली कब आया, तो ध्यान रखिए पहले वेदों से पढ़ाया जाता था, फिर लौकिक यानी लोगों ने इसके अंदर क्या कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, अब आई पाली। और पाली किसकी भाषा है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना
बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, विनय पट्टिकर, शुद्ध पट्टिकर, जितने भी है ना त्रिपट्टिका, वो सारे किसमें, इसमें। तो बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा आपको पूछ ले तो ध्यान रखना पाली भाषा के अंदर सब चीजें लिखी गई हैं। और अशोक के समय जो सम्राट अशोक थे ना, उनके समय तो ये क्या थी, राजभाषा थी। अशोक के समय राजभाषा कौन सी, पाली राजभाषा, ठीक है। अशोक, सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं, तो उस समय ये जो पाली थी क्या थी, राजभाषा के रूप में विद्यमान थी। अब अगर बात करें प्राकृतक की, तो प्राकृतक क्या होता है, ये है जैन धर्म की भाषा। किसकी है, जैन धर्म की। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में है, प्राकृतिक भाषा में है। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार आपके जीके में पूछ लेता है, कभी आपकी भाषा में पूछ लेता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, याद रह जाएगा इतना तो। अच्छा, समय काल रह गया क्या, चलो मैं लिखवा देता हूँ। तो यहाँ से इसका समय काल आपको लिखना है। तो पाली का रह गया, पाली का अपन यहाँ लिख देते हैं 499 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक, ठीक है, पहली ईसा पूर्वीय, ठीक है। और इसका कहाँ हो जाएगा, तो देखो यहाँ से ये देखो 5वीं है, तो यहाँ 499 कर दिया मैंने, 499 ईसा पूर्व से। अब 5 का फिर आ जाएगा, फिर आ गया शताब्दी सीधी पहली, है ना, 1 से लेके 5वीं ईस्वी, ईस्वी बोलेंगे अब इसको, ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे, ईस्वी बोलेंगे। तो यहाँ का जो समय था वो प्राकृतिक भाषा में ग्रंथ लिखे जाते थे, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे आगे चलेगा। जैसे अपभ्रंश की बात करें तो 5वीं से 10वीं शताब्दी हो जाएगा, ये 5वीं से कौन सी, 10वीं ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद में ये सारी अपनी भाषाएं चलती रहेंगी, क्योंकि 1000 के बाद में तो अपने जो हिंदी का विभाजन किया गया तो वहां तो हिंदी को मान लिया गया है, कोई अपभ्रंश मानता है, मैथिली शरण गुप्त से अवट कहते हैं, है ना। तो अलग अलग चीजें हैं, सब चीजों का अलग अलग निचोड़ है ये। तो आपको जहां तक मेन चीजें वो आपको मैंने बताई, ये जैन धर्म से संबंधित है। अब अगर बात करें कि अपभ्रंश क्या है गुरुजी, अपभ्रंश क्या है, तो ध्यान रखिए आपको यह प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी किस अपभ्रंश की भाषा है, यह पूछ सकता है। तो ध्यान रखिए अपभ्रंश कितने हैं अपने, अगर बात करें हिंदी की, तो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं। तो पहला ही अपभ्रंश अपना कौन सा है, शौरसेनी, जो हिंदी से मिलता जुलता है। तो शौरसेनी अपभ्रंश हो गया एक। तो इसकी कुछ बोलियां हैं, शौरसेनी अपभ्रंश की क्या है, बोलियां हैं, वो मैं इसके अंदर ही लिखवा दूंगा यही। दूसरा है मागधी, ठीक है, और तीसरा है अर्धमागधी। ये सब हिंदी से रिलेटिव, वैसे तो 6 है, ये ब्राह्मण है, 85 है ना, और वो चीजें यहां नहीं आएंगी, अपने को सिर्फ इतना हिंदी का याद करना है। और तीसरा है अर्धमागधी, ठीक है। ये अपभ्रंश के आगे शैलियां हैं, ठीक है ना। ये शौरसेनी जो शैली थी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी, ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या चीजें। तो देखो, एक इस शौरसेनी के अंदर आती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी ऐसे लिख दूं ना, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगी राजस्थानी, आ जाएगी आपकी राजस्थानी भाषा, बहुत गजब की भाषा, सेम हिंदी की तरह लिखी जाती है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना। ये बोलियां हैं सारी, और ये आ जाएगी, एक आ जाएगी पहाड़ी, ये बोलियां हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो शौरसेनी के अंदर 3 ही आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब बात करें मागधी, तो मागधी में सिर्फ एक ही बोली आती है, कौन सी, बिहारी। कौन सी आती है बेटा, बिहारी। और अर्धमागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी जो है वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, अर्धमागधी के अंदर पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी। तो यहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं भाषा की। हाँ जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे 23 मिनट की। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अपन वो चीजें जैसे शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, पद क्या होता है, इस चीज पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्लास कैसी लगी, अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें संशोधन के योग्य है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इसमें और संशोधन किया जाएगा। तो कंटेंट कैसा लगा ये आपके कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतीक्षा में हम रहेंगे। जैसा भी लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा आप बता सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहें। जय राजस्थान, जय भारत।